टाइटल राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों को जिस तरह की छवि बना दी गई है कि उनके कल्चर को वो प्रेजेंटेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई विदेशी आ गया तो उसको सामने उनको परोस देते हैं कि आप उनका मनोरंजन करें। जब तक दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, सवर्ण आपको जगह क्यों देंगे? तो कहते हैं कि ये दरअसल कबीलों की लड़ाई थी, कबीलाई समाज जो है वो आपस में लड़ रहा था। राष्ट्र निर्माण जैसा कुछ नहीं था इसमें। किसी को भी ये लगता है कि अंग्रेजों से लड़ना कबीले की लड़ाई है, तब तो ये देश में कोई आजादी का आंदोलन चला ही नहीं। सही बात। अंग्रेजी हुकूमत से पहले बहुत सारा इस देश का, इस समाज का ऐसा हिस्सा था जो मुगलों के यहाँ लाभार्थी था। मुगलों के यहाँ बेटियां ब्याह रहा था, मुगलों के यहाँ दरबार में बैठा हुआ था, मुगलों के यहाँ और तमाम राजा महाराजाओं के, नवाबों के यहाँ ये काम कर रहा था। वो इतिहास है, और जैसे ही वो अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ आया, उसने बिना किसी चीज के वो तुरंत शिफ्ट करके अंग्रेजों के यहाँ लाभार्थी हो गया। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो जो नई सरकारें बनी वो उसमें भी लाभार्थी हो गया। कि निषादों को बोल दिया जाता है कि आप तो राम को लेके गए थे, भीलों को बोल दिया जाता है, सबरी को बोल दिया। इस तरह की जो कहानियां जोड़ दी जा रही हैं अभी, और आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है, क्या उसमें इस तरह से नायकों को स्थापित करना, ये असली इतिहास से रूबरू कराना है कि भाई ये जो आपको बताया जा रहा है वो सच नहीं है, आपको असली इतिहास जानना है? वो हमारे लिए एक नया टर्म लेकर के आए, वनवासी का। लेकिन अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो क्या मैं आदिवासी नहीं हूं? ये बात तय है कि मैं दिल्ली में बैठ के वनवासी नहीं हूं, लेकिन मैं आदिवासी हूं क्योंकि मेरा जंगल में रहने से मेरी आइडेंटिटी तय नहीं होगी। जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, यानी उनका इतिहास शेर खुद नहीं लिखेंगे, तब तक शिकारियों की शौर्य गाथाओं को गाया जाता रहेगा। नाइजीरिया के नॉवलिस्ट और साहित्यकार चिनुआ अचाबे की ये पंक्तियां गहरी छाप छोड़ती हैं, गंभीर इसके मायने हैं। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अपना इतिहास लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आपके ऊपर आक्रमणकारियों और आपको कहें कि प्रताड़ित करने वाले लोगों को आपके नायक की तरह पेश किया जाता रहता है, और आपके जो नायक महानायक हैं उनको इतिहास से गायब कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कलम कसाई कहते हैं कि जब वो इतिहास लिख रहे होते हैं तो वो जिस तरह से कसाई अपने जो वो मांस का काम करता है उसमें काट देता है, वैसे ही वो इतिहास से हमारे नायक नायिकाओं को गायब कर देते हैं। इतिहासकारों को, सवर्ण इतिहासकारों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कलम कसाई कहते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आएँ। ऐसा ही एक प्रयास आप सबके सामने है। ये जो किताब है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। आदिवासी समाज के लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपने तरीके और अपने व्यवहार के जरिए इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें जंगली कहकर तिरस्कार कर दिया गया, उन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया और उनके नायक नायिकाओं को इतिहास से गायब कर दिया गया। अब इस किताब का अगर आप टाइटल देखेंगे तो इस टाइटल से ही आपको कई मायने समझ में आ जाएंगे। राष्ट्र निर्माण यानी देश को बनाने में आदिवासी समाज के लोगों का क्या योगदान है। और इस शानदार किताब को लेकर आए हैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, जो कि एक जाने माने विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जितेंद्र, सबसे पहले बहुत बधाई आपको कि आप ये इतनी खूबसूरत किताब लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि ये टाइटल राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों को जिस तरह की छवि बना दी गई है कि उनके कल्चर को वो प्रेजेंटेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई विदेशी आ गया तो उसको सामने उनको परोस देते हैं कि आप उनका मनोरंजन करें। ये एक नया नैरेटिव लेके आना कि देश को बनाने में आदिवासी, पहले मैं इसी पर बात करूँगा, बताइए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। साथियों, ये जो टाइटल है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, बेसिकली इसका जो इस टाइटल को लाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आदिवासियों को से जुड़े हुए बहुत सारे मिथक हमारे समाज में मौजूद हैं और हम हर जगह देखते हैं, तो उन्हें एक तरीके से ये समझिए कि उन्हें हाशिए पे तो धकेला गया, वो तो एक चीज़ है, लेकिन तिरस्कार भाव से भी देखा गया। वो इसलिए देखा गया कि किसी ने उनके बारे में लिखने की जहमत नहीं उठाई, किसी सरकार ने लोगों को उनके बारे में बताया नहीं, और इसीलिए वो तमाम जगहों से वो पीछे छूटते हुए चले गए। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने इतिहास की किताबें जो पढ़ी, और सुमित जी आप जानते होंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो नारे लगते थे, उन नारों में कभी भी आपने किसी आदिवासी नायक का नाम नहीं सुना होगा। जी बिल्कुल। तो एक परसेप्शन लोगों के बीच में ये जाता है, एक छवि ये जाती है कि क्या आदिवासियों का कोई नायक ही नहीं था कि जिनके नारे ही नहीं लग रहे हैं।
तो एक छवि ये आदिवासियों की ऐसी गढ़ी गई। जब हमने किताबों में पढ़ना शुरू किया, जब ग्रेजुएशन के दौरान, उसके बाद एमए के दौरान या पीएचडी के दौरान भी जब देखा, या 10 साल के अपने शिक्षण का जो कार्य है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसमें जब देखा तो पता चला कि सिलेबस में भी आदिवासी नहीं है। पेपर छोड़ दीजिए, कोर्स छोड़ दीजिए, इवन किसी कोर्स का, किसी सिलेबस का कोई छोटे हिस्से में भी आदिवासी नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। और इसलिए मुझे लगा कि इस काम को किया जाना बहुत जरूरी। अदरवाइज हो ये रहा है कि पब्लिक की जो मेमोरी है, स्मृति से आदिवासियों को गायब किया जा रहा है। और जब मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि हमारे देश में, इस देश को बनाने वाले जब आदिवासी हैं, इस सभ्यता की नींव आदिवासियों ने जब रखी, तो जाहिर सी बात है कि आजादी के आंदोलनों में भी उनकी भूमिका थी। इसी किताब के अंत में मैंने एक सूची दी है, और उस सूची में लगभग भारत के जो आदिवासी विद्रोह हैं, ये लगभग 150 जो है विद्रोहों की सूची है। और ये लगभग 200 साल तक, पौने 200 साल तक ये आंदोलन चलते रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है जब किसी न किसी हिस्से में आदिवासियों ने बगावत नहीं की। जब 150 से ज्यादा आंदोलन यहां पर मौजूद है, तो फिर उन्हें निर्माता के तौर पर क्यों जगह नहीं दी गई? ये एक बड़ा सवाल है जितेंद्र। और ये विडंबना है कि 150 के आसपास आजादी के लिए संघर्ष हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ आपकी लिस्ट और में। ये तो वो है जो मैं रिकॉर्ड कर पाए हैं, और जो नहीं कर पाया हूं वो और भी होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1766 में पहाड़िया विद्रोह है, जो जंगल तराई झारखंड के इलाके में हुआ। लेकिन हमने कभी किसी किताब में इनका जिक्र नहीं सुना, हमने कभी सिलेबस में, पेपर में, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। ये क्या वजह आप देखते हैं कि इतने महान योगदान के बाद, इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद भी क्यों जगह नहीं मिली? कभी किताबों में, सिलेबस में इनको क्यों शामिल नहीं किया गया? आपने चिन्हुआ अचेबे को कोट किया कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, जब तक दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, सवर्ण आपको जगह क्यों देंगे? बहुत क्लियर कट। जो इतिहास लेखन का काम किया गया, जो सत्ता में जो लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया, उन्होंने अपने लोगों के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया, और जो दूसरे लोग थे उनके कंट्रीब्यूशन को हटाया या उसको लोगों के सामने नहीं लाए। इसीलिए नहीं लाए ताकि अगर उनका कंट्रीब्यूशन या आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन सामने आ जाता तो उनका जो योगदान है वो बहुत छोटा रह जाता, और इसीलिए उन्होंने नहीं किया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि 1857 को आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर दर्ज किया गया। मंगल पांडे को आजादी का पहला लड़ाका माना गया, जबकि उससे लगभग 70-75 साल पहले इसी किताब में आप देखेंगे तो तिलका मांझी का जिक्र है। 1780 के आसपास उन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ दी थी, लेकिन उन्हें वो जो है स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि लिखने वाले आदिवासी नहीं थे। लिखने वाला कोई सवर्ण था, लिखने वाला कोई सरकार का व्यक्ति था जिसको अपने लोगों को आगे रखना था, और इसीलिए इस किताब को लिखने की जरूरत महसूस हुई। इसमें एक और चीज, बहुत सारी किताबें आपने अलग अलग टाइटल्स के साथ देखी होगी, जैसे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, राष्ट्र निर्माताओं के नाम पर अलग अलग सीरीज भारत सरकार ने भी चलाई हैं। इसी तरीके से इनकारनेशन करके एक किताब आई थी सुनील खिलनानी की, और भी बहुत सारी किताबें हैं। उन सब किताबों में बहुत एक लंबी सूची है। उस सूची को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक भी आदिवासी को उन्होंने राष्ट्र निर्माता के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं माना ही नहीं है, एक भी नहीं है। जब उन्होंने वो काम नहीं किया, तब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि हम अपना इतिहास लिखें, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, उसे लोगों के बीच में लेकर के जाएं। लेकिन जितेंद्र, इतना लंबा समय हुआ आज़ादी मिले, 75 साल, अभी अमृत महोत्सव मनाया हम लोगों ने। 75 साल में क्या ऐसा कोई एक संगठित तौर पे काम हुआ ही नहीं है कि इस तरह से अंडरलाइन किया जाए, आदिवासी समाज के लोगों को, महानायकों के बारे में बताया जाए? क्योंकि लंबा समय है, आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब अमृत महोत्सव मनाया गया होगा तो ये भी देखा गया होगा ना किसने लड़ाई लड़ी है। क्या कुछ ऐसा काम नहीं हुआ अभी तक? यही सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात है। बहुत अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई गई, राज्य में भी आई, केंद्र में भी आई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान इस बात पर था कि आदिवासियों के नाम पर किस तरीके से वोट लिए जाएं, आदिवासियों को वोट बैंक का हिस्सा कैसे बनाया जाए, या किसी सरकारी योजना में उनके नाम पर फंड अलॉट करके उसकी लूट शुरू की जाए। किसी का फोकस इस बात पे नहीं था कि हम आदिवासियों का इतिहास लिखें।
और ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई अनजाने में हुई गलती थी, ये जानबूझकर की गई। जैसे इतिहासकारों ने साजिश की, सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे उनकी जिम्मेदारी थी कि इस देश के तमाम तबके के लोग जिनका इस देश को बनाने में योगदान है, उनके योगदान को वो सामने लाते, लेकिन उन्होंने नहीं लाए। इसलिए नहीं लाए क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में आदिवासियों की जो लड़ाई थी वो 3 किस्म के लोगों से थी। पहली अंग्रेजी हुकूमत से, दूसरा यहाँ की सामंती रियासतों से थे, और तीसरा गैर आदिवासी जिसमें महाजन, साहूकार, जमींदार, ओके, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो ब्याजखोर थे या व्यापारी थे उन सब से भी थी। तो आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन जो 2 और तबके बच गए थे यही सत्ता में थे, यही सत्ता में रहे। और इन्होंने उन्हें वो जगह नहीं दी। इन्होंने उसी तरीके से आदिवासियों को ट्रीट किया जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ये लोग जैसे ट्रीट वो कर रहे थे। क्रिमिनल ट्राइब का एक टाइटल दिया था, कानून भी बनाया, तो ये उसी तरह से देख रहे थे आदिवासी समाज को। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब को भी मैंने इसमें अच्छे से जो है वो किया है, आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा जी। क्रिमिनल ट्राइब की भी जो पूरी की पूरी कहानी है, उस कहानी को आप देखिए तो पता चलेगा कि अंग्रेजी जो समाज था उसमें ये अवधारणा शुरू होती है कि उन्होंने वहां के जितने भी बेरोजगार थे, जितने भिखारी थे, जितना काम की मांग करने वाले लोग थे, मतलब कामगार, मेहनत कश कौम के जो लोग थे, उन सब को उन्होंने जो है ना एक तरीके से एक टर्म इन्होंने लिखा था, वो था डेंजरस क्लास। और एक दूसरा टर्म अंग्रेजी सोसाइटी ने क्रिएट किया था, वो था हैबिचुअल ऑफेंडर, मींस आदतन अपराधी, और खतरनाक क्लास, खतरनाक वर्ग। ये जो आइडिया अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इंग्लैंड के भीतर चल रहा था, यहाँ के जो लोग थे, जो गैर आदिवासी थे, जो राजा महाराजा के तौर पर जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, वो भी आदिवासियों को उसी खतरनाक क्लास के तौर पर देख रहे थे। और इसीलिए उन्होंने बजाय किसी एक व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने के, अगर जिसने अपराध किया उसे अपराधी नहीं ठहराया, उन्होंने पूरे समाज को अपराधी बता दिया। और जब आजादी के बाद कमेटी बनी, आयंगर कमेटी, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि सेंट्रल जो लिस्ट थी क्रिमिनल ट्राइब्स की, उसमें 127 कम्युनिटीज थी, और जो मद्रास स्टेट की उसमें 44 के आसपास थी, और इसी तरीके से मुंबई प्रेसिडेंसी की भी लिस्ट थी। तो लगभग 250 से ज्यादा कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि क्रिमिनल ट्राइब की सूची में शामिल थी। और ये ऐसा नहीं कि अंग्रेज अपने लेवल से कर रहे थे, यहाँ के लोग थे जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, उनको बताया यही थे। जैसे राजस्थान में रियासतों में तो अंग्रेज नहीं थे, वहां तो रियासतें रूल कर रही थी, लेकिन रियासतों ने भी अपने अपने इलाकों में आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब की सूची में डाला। जैसे राजस्थान के मीणा थे, उन्हें 1924 में खास करके जयपुर रियासत ने इस इलाके के जो पूर्वी राजस्थान के मीणा, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब में डाला। मेवाड़ ने यह काम 1861 में ही कर दिया था। एक्ट के आने के पहले ही जितने भी वयस्क पुरुष थे उनकी थानों में हाजिरी, उनका रजिस्ट्रेशन, उनके आने जाने की हर एक सूचना थाने में देना जरूरी था। तो ये चीजें मिल करके हुई। जो तबका यहां पहले से रूल कर रहा था, जो बाहर से आए थे, उन सबने मिल करके ये सब काम किया। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस किताब को पढ़ेंगे उनको नया एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। जब हम आदिवासी नायकों की बात करते हैं, चूँकि हम भी कंटेंट क्रिएशन में हैं और कई लोगों को पढ़ते हैं, अपने नायक नायिकाओं को जानने की कोशिश करते हैं, तो आदिवासी वर्ग में भी हम लोग चुनिंदा महानायक या महानायिकाओं को ही जानते हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, टांटिया भील हो, कुछ चुनिंदा लोगों को जानते हैं। आपकी किताब में मैं कई ऐसे नाम देख रहा हूँ, और मैं इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनको नहीं जानता। ये विडंबना है कि हम उनको नहीं जान रहे, क्योंकि उनके बारे में लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में लिखा पढ़ा कहीं नहीं जा रहा है। जैसे गुंडाधुर एक कैरेक्टर आपके यहाँ पर हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानता। ऐसे कई नाम हैं इस लिस्ट में जिन नायक नायिकाओं के बारे में मैं भी अवगत नहीं हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये इनको कैसे आपने लोकेट किया, कैसे इनकी कहानियाँ ढूंढी, और ये गुंडाधुर कौन है, थोड़ा अगर बता पाएं तो कुछ, क्योंकि वो एक हमारे लोगों को हिंट मिलेगा कि इस किताब में आखिर देखिए इस किताब में मैं बताऊं सुमित जी, लगभग 9 राज्यों के जो है 12 आदिवासियों को हमने शामिल किया है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उसके साथ साथ मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम और उसके साथ साथ मेघालय। अच्छा। तो इस तरीके से, और इस इलाके मतलब लगभग मैंने 8 कम्युनिटी जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं उन सब से इनको शामिल किया है। तो
ऐसे कई शख्स हैं जिनके बारे में हमारे समाज का बड़ा हिस्सा नहीं जानता है। जो आप बात कर रहे हैं ये गलती आपकी नहीं, ये जिम्मेदारी सरकारों की थी, ये जिम्मेदारी जो लोग इस काम को पहले से करते आ रहे थे, इतिहासकार थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आदिवासी नायकों को लेकर के आते, किताबों में दर्ज करते, तो आप और बाकी का समाज उससे लाभान्वित होता, उनको जान पाता। लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने बेईमानी की एक तरीके से, और उस बेईमानी के चलते हमारे समाज का बड़ा हिस्सा उन नायकों से अपरिचित रह गया। आपने गुंडाधुर की बात की, उससे शुरू करने से पहले मैं एक और इसमें शख्स है, टंट्या भील का आपने जिक्र किया जी। टंट्या भील के बारे में अभी रिसेंटली कुछ काम जरूर होना शुरू हुए, नहीं तो उनके बारे में कोई नहीं जानता था। 10 नवंबर 1888, आज से लगभग 125 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन अखबार में एक खबर छपी जिसमें लिखा गया था, उसका टाइटल था रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। तो टंट्या भील को अमेरिकी अखबार 1888 में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन भारत की सरकार 2025 में भी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इसी तरीके से एक और नायक हैं जिसे पदिया मीणा के नाम से जानते हैं, उसका इस किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं बताऊं उन्हें भी ऑस्ट्रेलियन अखबार ने लगभग 1870 के आसपास द रॉबिन हुड ऑफ मारवाड़ के नाम से, मींस जोधपुर रीजन, उसके नाम से उन्हें दर्ज किया था। तो ऐसे बहुत से नायक हैं जिन्हें उस दौर के अखबारों में, खास करके विदेशी अखबारों में दर्ज किया गया, लेकिन यहां के लोगों ने उसे वो सम्मान नहीं दिया। गुंडाधुर की अगर हम लोग बात करें तो गुंडाधुर वो शख्सियत है जिसने आज का जो मॉडर्न डे बस्तर है, छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा इलाका है, बस्तर रियासत ने जब बस्तर के राजा ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौता कर लिया था, उन दोनों के खिलाफ आदिवासियों को इकट्ठा किया, खास करके धुरवा समाज को, गौंड समाज को और आसपास के बस्तर के तमाम समाजों को इकट्ठा करके, और दोनों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, एक आंदोलन शुरू किया। और वो मुहिम जो है, इसे, इनके आंदोलन को भूमकाल के नाम से हम लोग जानते हैं, भूमकाल के तौर पे दर्ज है। तो भूमकाल का जो आंदोलन है उसमें उन्होंने अंग्रेजी रियासत और बस्तर का जो राजा थे, दोनों को बस्तर से हटा दिया था 1910 में। वाह, क्या बात है। तो ये एक संक्षिप्त में उनका एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम जो बता सकते हैं। ऐसे तमाम नायक हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म किया, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में देसी रियासतों का शासन खत्म किया। लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं करता जी, तू कोई भी अगर इस तरह से हम जब बात करते तो कहते हैं कि ये दरअसल कबीलों की लड़ाई थी, कबीलाई समाज जो है वो आपस में लड़ रहा था, राष्ट्र निर्माण जैसा कुछ नहीं था इसमें। देखिए, अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि अंग्रेजों से लड़ना कबीले की लड़ाई है, तब तो ये देश में कोई आजादी का आंदोलन चला ही नहीं। सही बात है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसे हम लोग आज की तारीख में आजादी का आंदोलन कह रहे हैं, वो दरअसल कबीलों की लड़ाई है। अगर हम इसी लाइन पे बात करेंगे, सही बात है, रियासतों की लड़ाई, रियासतों की लड़ाई, राजाओं की लड़ाई कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सत्ता बचाने की लड़ाई थी या सत्ता पाने की लड़ाई है। कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लाभार्थी थे। मैंने एक जगह जिक्र किया कि अंग्रेजी हुकूमत से पहले बहुत सारा इस देश का, इस समाज का ऐसा हिस्सा था जो मुगलों के यहाँ लाभार्थी था। मुगलों के यहाँ बेटियां ब्याह रहा था, मुगलों के यहाँ दरबार में बैठा हुआ था, मुगलों के यहाँ और तमाम राजा महाराजाओं के, नवाबों के यहाँ ये काम कर रहा था। वो इतिहास है, और जैसे ही वो अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ आया, उसने बिना किसी चीज के वो तुरंत शिफ्ट करके अंग्रेजों के यहाँ लाभार्थी हो गया। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो जो नई सरकारें बनी वो उसमें भी लाभार्थी हो गया। वो हर जगह लाभार्थी है। और जब लोकतंत्र आया तो वो बिल्कुल, वो लोकतंत्र आया तब भी वो नेता बन गए, वो संसद और विधानसभाओं में और सरकारों में शामिल हो गए। जब अंग्रेज थे तो वो उनके यहाँ थे, उससे पहले जब राजा महाराजा और मुगल थे तो उनके दरबार में शामिल थे। तो ये पूरी की पूरी जो है स्टोरी है इसमें। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है इस किताब में उभर के कि बहुत सारे ऐसे भूले बिसरे महानायकों के बारे में उनकी जीवनी में देखिए काफ़ी रिसर्च है और काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है। तो इस किताब को लेके आइडिया क्या रहा और कितनी मेहनत हुई, कैसे ये किताब रूप ले पाई, जरा वो भी जर्नी बताएं, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग रही होगी। नहीं, फैक्ट्स जुटाए होंगे, लोगों से मिले होंगे। देखिए, ये जर्नी बेसिकली शुरू हुई कोविड के दौरान। जब कोविड के दौरान सारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, कोई बहुत कुछ आना जाना नहीं था, तब उस दौरान
इंटरनेट्स पर, और खास करके उस दौरान कुछ किताबें आई थी। जब उन किताबों को मैं पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि यार इसमें हमारा हिस्सा तो कुछ है ही नहीं। फिर मैंने उनके बारे में इंटरनेट से खंगालना शुरू किया। जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि यार पता करते हैं कि कैसे क्या है। और जब हमें उनके बारे में मिलना शुरू हुआ तब हम जाकर के ओरिजिनली आर्काइव की तरफ शिफ्ट किए कि यार इनके ओरिजिनल सोर्सेज हमें कहाँ मिलेंगे। तो पता चलेगा कि आपको चाहे नेशनल आर्काइव जो दिल्ली में है उसमें आप लिख सकते हैं, तीन मूर्ति जो जैसे आजकल प्रधानमंत्री जो है संग्रहालय के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ की एक लाइब्रेरी है। उसके साथ साथ अलग अलग जो अंग्रेजी रिकॉर्ड्स हैं, उसके साथ साथ जो स्थानीय रिकॉर्ड्स थे, लोकल लैंग्वेज में भी बहुत सारा जो है रिकॉर्ड्स हैं, या रियासतों के अपने जो रिकॉर्ड्स थे, खास करके विदेशी उस दौर के जो अखबार हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उन सब को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पब्लिक मेमोरीज। खास करके आदिवासियों में जो नॉलेज को प्रिजर्व करने की जो परंपरा है वो बाचिक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन है कि पिता ने बेटे को बताया, फिर बेटे ने अपनी अगली जनरेशंस को बताया। और ये हम जो अपने घरों में दादी नानी के जो नुस्खे सीखते हैं वो कहीं रिटन में नहीं है। सही बात है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो वैसे ही इन सब की पब्लिक मेमोरीज हैं। किसी के बारे में गीत हैं, किसी के बारे में कुछ और चीजें हैं, किसी के बारे में कहानियां हैं। तो हमने उन सबको भी शामिल किया है, उन्हें एज ए गीत के, अगर वो गीत है तो गीत के तौर पर ही शामिल किया, लोक गीत के तौर पर ही शामिल किया। कोई उनके बारे में कविता किसी ने लिखी है तो उसे कविता के तौर पे ही शामिल किया, उसे फैक्ट नहीं बनाया। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसका इसमें बाकायदा आपको रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी के तौर पर। तो कई बार ये आरोप होता है हमारे लोगों पे कि ये ओरल कहानियां लिख दी हैं, कोई सोर्स है नहीं, कोई ऑथेंटिक सोर्स होता नहीं है। बट आपकी किताब में मैं देख रहा हूँ कि हर पन्ने पे आप जगह जगह जब आप देखेंगे तो हर पेज पे नीचे की तरफ फुटनोट आपको मिलेगा। जी जी। ये फुटनोट इसी बात के लिए है ताकि किसी को अगर कोई अपने जहन में इस किताब को पढ़ते वक्त आए तो वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है। और उसके साथ साथ जहां कहीं भी कोई लोकगीत है तो उसको भी क्रॉस चेक करने का उसमें रेफरेंस है कि भाई ये लोकगीत है तो कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो उस स्रोत को भी वो जाकर के वो क्रॉस चेक कर सकता है। साथ ही साथ उन जैसे कई नायकों को लेकर के आजकल जो है सरकारों ने छोटी छोटी जो है अलग अलग, जैसे कईयों के नाम पर कुछ किसी इमारत का नाम रख दिया। ये अभी आ रहा है, ये चीजें अभी पिछले का नाम बदल बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके की चीजें, जैसे तिलका मांझी को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था बिहार की सरकार। बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दशक में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय का जो चौराहा था, उनका जो विश्वविद्यालय का नाम था वो तिलका मांझी के नाम पर किया था। और वो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस देश में पहला जो कलेक्टर था, जब ये कलेक्टरी सिस्टम शुरू हुआ 1772 के आसपास, तो जो पहला इस देश का कलेक्टर था भागलपुर का कलेक्टर था जिसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। जब तिलका मांझी ने आंदोलन चलाया था तो ऑगस्टस क्लीवलैंड तिलका मांझी के तीरों से मारा गया था। और इस देश की ये सबसे बड़ी घटना थी अंग्रेजी हुकूमत के दौर में कि कोई कलेक्टर जो है वो मारा जा सके, वो मारा जा रहा है आदिवासी आंदोलनों में और आदिवासियों के तीरों से। तो उस बात को एक्सेप्ट करते, उसे रिकॉग्नाइज करते हुए सम्मान बिहार की सरकार ने उस दौर में दिया था। लेकिन वो जिस लेवल पे और ले जाए जाने की जरूरत थी, उन पे और काम किए जाने की जरूरत थी, वो काम सरकारों ने नहीं किया। एक तरह से जमीन के नीचे दफन कर दिया। और ये अब हमारी कहानियां जमीन फाड़ कर बाहर आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे तो हमें नहीं मालूम था सावित्री माई कौन है, उन्होंने स्कूल खोला। लेकिन आज आप जाएंगे तो दुनिया के किसी कोने में जाएं, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इतिहास को अपना निकाल के लाएं और उसको सामने करें। जितेंद्र, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे पास है कि ये जब मैं किताब देख रहा हूँ तो इसमें आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन के संघर्ष के बारे में भी है, जो कि वो उस समय विदेशी औपनिवेशिक शासन के अधीन आ रहे थे या राजाओं के अधीन आ रहे थे और लोग विद्रोह कर रहे थे, उनको जल जंगल ज़मीन से दूर किया जा रहा था। और वो आंदोलन हम आज भी देखते हैं आदिवासी समाज में, वो चाहे बस्तर की लड़ाई हो या दूसरे जंगलों की लड़ाई हो, उनको उससे बाहर किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो संघर्ष था ये तो बदस्तूर जारी है, अब अंग्रेज चले गए लेकिन अभी भी वो संघर्ष तो आदिवासी समाज का जारी है। ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने इस किताब की शुरुआत यहीं से की। जो आपके सवाल है
कि किस तरीके से आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया गया, वो साजिशें कैसे कैसे रची गई। तो देखिए, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में एक टर्म अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, पब्लिक इंटरेस्ट, सामूहिक हित। तो उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आदिवासियों को जंगल से, जमीन से बेदखल करना शुरू किया। आजादी के बाद पब्लिक इंटरेस्ट का नाम बदल करके हो गया नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट कर दिया, ठीक है। और उस नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर वो बाहर कर रहे हैं। तो जब ये कहानी शुरू हुई तो अंग्रेजों ने एक जो कुछ कानून बनाए थे, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे वो जमींदारी से जुड़े हुए कानून है, या राजस्व नीति से जुड़े हुए कानून हो, या बाकी किसी तरीका। इन कानूनों में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं, 1927 में एक, हालांकि 1865 से ये कहानी चल रही थी, 1927 का जो वन कानून था उसमें अंग्रेजों ने एक लाइन ली। उन्होंने लिखा, मैं उसका 2 लाइन में इसको पढ़ देता हूं, कि कोई भी व्यक्ति वन में निजी संपत्ति का दावा इस आधार पर नहीं करेगा कि वह वहां पर निवासरत है। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर भी निजी संपत्ति का दावा नहीं कर सकता है कि उसके पूर्वज उस जमीन पर रहते आए हैं। ऐसे लोगों का जंगल के उत्पादों पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। 1927 में ये लाइनें लिखी गई अंग्रेजी हुकूमत के दौर में। ये लाइनें फॉरेस्ट एक्ट में आज भी मौजूद हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आप इस लाइन पर दावा नहीं करेंगे कि आप यहां रहते आए हैं, आदिवासियों के पास दूसरा कौन सा तरीका है जिससे वो अपनी जमीन क्लेम कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं बचता है। तो जो कानून अंग्रेजों ने बनाए, आजादी के बाद भारत सरकार ने वही कानून मान लिए। एक और कानून, भूमि सुधार अधिनियम और तमाम तरीके के कानून आए। कहा गया कि भूमिहीन लोगों को जो है जमीनें बांटी जाएंगी। और उस भूमि सुधार कानून में एक क्लॉज था कि जो लोग 12 साल से अधिक वर्ष से किसी जमीन पर खेती कर रहे हैं उन्हें उसका पट्टा दिया जाएगा। भूमि सुधार कानून के तहत 1952 में ये बात कही। लेकिन गजब बात यह है कि यही लाइन आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होती है। ये लाइन आदिवासी इलाकों में लागू नहीं है, ये गैर आदिवासी इलाकों में ये लाइन लागू है। तो हमारे ही देश की सरकार ने आदिवासी और गैर आदिवासी स्टैंडर्ड कैसे बना लिया, को डबल स्टैंडर्ड में डाल दिया। तीसरी चीज, पहली बार 2006 में आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक कानून लेकर के आई सरकार। कहा गया कि हम भूमि पर जो है मालिकाना हक देंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। उसके तहत कहा कि अगर कोई व्यक्ति, उसका परिवार 3 पीढ़ी से या एक पर्टिकुलर जमीन पर रह रहा है और ग्राम सभा अगर उसको अनुमोदित करती है तो जो जिले की जो सरकार है, जिला प्रशासन जो है, उसको पट्टा जारी कर सकता है। इस देश में 13 करोड़ आदिवासी हैं। इस किताब में भी मैंने एक जगह जिक्र किया है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी तक जो है लगभग 45 लाख परिवारों ने जो है जमीन पर दावा किया। 13 करोड़ में से मात्र 45 लाख जो है परिवारों ने दावा किया। उसमें से भी मात्र 24 लाख को पट्टा मिला है, बाकी को पट्टा नहीं मिला। और उसके संबंध में 2019 का आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये कहता है कि जिसके पास भी पट्टा नहीं है उसे अपनी जमीन खाली करनी होगी। और इसी लाइन पे इसी साल इसी बारिश में पिछले महीने मध्य प्रदेश के जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और उनको कहा जा रहा है कि तुम अतिक्रमणकारी हो। जो सदियों से, पीढ़ियों से वहां जमीन पे रह रहे थे, आज उनको बाहर कर दिया जा रहा है अतिक्रमणकारी कह करके। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी इसको हमने इसमें दर्ज किया। ये इसमें जी, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब उस इतिहास को हम जानते हैं तो पता चलता है कि कौन से कबीले किस इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं। तो इस आंदोलन में भी इससे ज़रूर एक रेफरेंस के तौर पे मदद मिलेगी कि वो उसको इस्टेब्लिश करेगा। जी, तो आज जब सरकारों को हम देखते हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, आदिवासी इलाकों में वो काफ़ी एक्टिव हैं, आरएसएस काफ़ी एक्टिव है, चाहे वो किसी संस्थानों का नामकरण करना हो हमारे नायकों के ऊपर, या फिर उनको वनवासी बोल के जो हिंदुत्व का संस्कृतिकरण करना है कि उनको हिंदुत्व से जोड़ा जाए। कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि निषादों को बोल दिया जाता है कि आप तो राम को लेके गए थे, भीलों को बोल दिया जाता है, सबरी को बोल दिया। इस तरह की जो कहानियाँ जोड़ दी जा रही हैं अभी, और आदिवासियों का हिंदूकरण किया जा रहा है, क्या उसमें इस तरह से नायकों को स्थापित करना, ये असली इतिहास से रूबरू कराना है कि भाई ये जो आपको बताया जा रहा है वो सच नहीं है, आपको असली इतिहास जानना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख में बीजेपी या प्रधानमंत्री साहब खुद या फिर आरएसएस जो काम कर रहा है
वो दरअसल उनका अपना कल्चरल और पॉलिटिकल एजेंडा है। वो उनकी पार्टी का, उनके संगठन का एजेंडा। उनको एक्चुअली में ये दिखाना है इस देश में कि मुसलमानों के खिलाफ हम सारे के सारे एकजुट हैं। उन्हें दिखाना है कि हम बाकी के जो माइनॉरिटीज है उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। लेकिन आप देखिए असल में वो कर क्या रहे हैं। असल में वो हमारी जो पहचान है, आदिवासी की जो पहचान है, उस पहचान को खत्म कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक नया टर्म लेकर के आए, वनवासी का। लेकिन अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो क्या मैं आदिवासी नहीं हूं? ये बात तय है कि मैं दिल्ली में बैठ के वनवासी नहीं हूं, लेकिन मैं आदिवासी हूं, क्योंकि मेरा जंगल में रहने से मेरी आइडेंटिटी तय नहीं होगी। इसी तरीके से वो लगातार जिन नायकों को अलग अलग, जैसे मीणाओं को उन्होंने जोड़ा विष्णु से। उन्होंने कहा मीणा जो टर्म है वो बनता है संस्कृत के मीन से, मछली। मीन्स माने मछली, और क्योंकि मछली विष्णु का अवतार है तो मीणा सीधे विष्णु के अवतार है। ठीक इसी तरीके से जो है भीलों को उन्होंने सबरी से जोड़ दिया, सबरी से जोड़ के रामायण से जोड़ दिया। इसी तरीके से जैसे गुर्जरों के बारे में भी, गुर्जरों को भी उन्होंने महाराजा दशरथ जो राम जी के पिताजी हैं उनसे जोड़ दिया। तो ये जोड़ करके उनकी अपनी जो पहचान है उस पहचान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इस ऐसी किताबों की लिखे जाने की जरूरत है। ये तो एक किताब है, ये पहला, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत है। ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। राइट, अभी तो बहुत है इसमें, 12 कुछ 12 लोगों के बारे में जिक्र है, और मुझे लगता है 1200 से भी ज्यादा नायक होंगे जिनके बारे में लिखा पढ़ा जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहा ये सफ़र। अब ये हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो इस पे ज़रूर इस किताब को खरीदे। इसको कहाँ से मंगा सकते हैं, कहाँ मिलेगी? देखिए ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध है ये किताब जो है। अगर ऑनलाइन लेंगे तो 249 रुपीज़ की किताब है, और अमेज़ॉन वाले शायद आजकल डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ जो शहर है, मेन शहर, वहाँ पर भी है। दिल्ली में भी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। राजस्थान में जयपुर में, उदयपुर में भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में इंदौर में, भोपाल में, धार में, ऐसे कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर एक किताब उपलब्ध है। एटलीस्ट हर प्रदेश की राजधानियों में तो जो मेन बुक स्टोर्स हैं वहां पर ये किताबें भेजी जा चुकी हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मिली तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, वहां भी उनको जो मैं आपको लिंक दे देंगे दर्शकों को, उसका जो अमेज़न का लिंक है आप वहां से उसको खरीद सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप इनको पढ़ें, इसके बारे में चर्चा हो, लिखे, और इसमें जो नायक नायिकाओं का जिक्र है आप जब देखेंगे तो आपको कई ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए उनको जानना और उनके संघर्ष को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जीतू, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि विचार जो हैं वो नश्वर हैं अगर उनका प्रचार प्रसार ना किया जाए। जैसे एक पौधा अगर उसको खाद पानी ना दो तो वो मर जाता है, वैसे ही विचारों का अगर प्रचार ना हो तो वो भी मर जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अब तो वक्त है भाई, ये अब तो बताना ही चाहिए, नहीं तो ये जो नैरेटिव सेट करने, एजेंडा सेटिंग करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल गायब कर देंगे। देखिए आज़ादी के बाद से, खास करके जब से संविधान का शासन शुरू हुआ है तब से ये बहुत ज़रूरी है हर समाज के लिए, खास करके मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। उसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रूलिंग जो इलीट है वो आपके बारे में नहीं बताएगा। बाबा साहब इसीलिए कहते थे कि अगर आपके पास विचार है तो दर्ज कीजिए। आप बरवली हो सकता है कि आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन आपकी किताब आपकी बात को कह देगी। आपके जाने के बाद, आपकी गैर मौजूदगी में, इस दुनिया से जाने के बाद भी ये किताब रहेगी। सही बात है। और लोग इसको पढ़ करके आगे का रास्ता तय करेंगे। तो इसीलिए इस तरीके के कामों का होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, और लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी ने वो किताबें लिख दी और कह दिया कि वो आसमान से उतरी हैं और उसमें जो लिखी बातें हैं वो ये बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी है। तो ये उसके जो है नाम पर उन्होंने क्या इसमें मकड़जाल बनाया है देश में, वो हम सब जानते हैं। उनकी लिखी हुई किताबों ने कितना नुकसान किया है। तो अब ज़रूरी है कि हम सही इतिहास पढ़ें, सही इतिहास को दर्ज करें। तो बहुत बधाई जितेंद्र आपको इस किताब के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इसके अगले सेक्शंस भी आएँ और हम अपने लोगों के बारे में जानें।
आप सबसे अपील है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इसके बारे में रिव्यू करें, लिखें। और जीतू की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें ईमेल हैं, उनके हैंडल्स हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जितेंद्र मीणा एक इतिहासकार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास के, तो एकदम ऑथेंटिक जानकारी इसमें है। क्योंकि इस बात की मुझे खुशी है कि कई किताब हम जब देखते हैं अलग अलग स्टॉल्स पर, तो कई बार वो मौखिक एक विस्तार होता है, उसमें रेफरेंसेस कम होती हैं, बट आपने बहुत ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ इस किताब को लिखा है। तो ये एकदम ऑथेंटिक आपको इतिहास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इस किताब को पढ़ें और इसके बारे में बात करें। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित और सुशांत। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम, जय जोहार। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।